हेलो एंड वेलकम टू सार्थक कोचिंग एकेडमी। आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी का सेकंड पार्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या देखा कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ट्रेड करने के लिए भारत में आती है और उसके बाद 1765 तक लगभग 150 सालों तक वो जो है ट्रेडिंग करती है। और उसके बाद जो है एक्चुअली में जो EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स जो हैं वो रिच होने लग जाते हैं, करप्शन बहुत बढ़ जाती है, प्रॉब्लम सामने आने लग जाती है। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सोचती है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हमें कंट्रोल करना चाहिए। सपोज यू आर ईस्ट इंडिया कंपनी, आप समझो कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी हो और ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब काम जो है भारत में आपने किया है ना, मेहनत जो है भारत में आपने की। अब कहीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसी आती है घूमती हुई और कहती है दे सडनली पास द रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि आपको रेगुलेट करने के लिए, आपके ऊपर नियंत्रण करने के लिए वो जो है रेगुलेटिंग एक्ट्स जो है पास करने लग जाती है। तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह होकर सोचिए कि आप कॉपरेट नहीं करेंगे। एज जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉपरेट नहीं किया तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वॉज नॉट दैट सक्सेसफुल, क्योंकि आप कॉपरेट ही नहीं कर रहे थे। तो 1773 के जितने भी मामले, जितनी भी खामियां रह गई थी उनको ठीक करने के लिए एक नया एक्ट आया 1781 में, अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसको हम बंदोबस्त कानून भी बोलते हैं। ब्रिटिश संसद ने जितनी भी प्रॉब्लम्स रह गई थी 1773 के एक्ट में यहाँ पर उनको ठीक किया। इसको सेटलमेंट एक्ट भी इसी वजह से बोला जाता है, सेटलमेंट एक्ट। चलिए अब देखते हैं। आपको याद होगा 1773 में सुप्रीम कोर्ट खोला गया कलकत्ता में, 1774 में, और गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का। इंस्टेड ऑफ नाम चेंज किया था, गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम चेंज किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कौन थे हमारे गवर्नर जनरल पहले? बंगाल के लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो अब समझिए सुप्रीम कोर्ट क्या है? न्यायपालिका, जुडिशरी, और गवर्नर जनरल इन काउंसिल क्या है? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव्स। अब सुप्रीम कोर्ट जो थी वो कंपनी ऑफिसेज पर कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, अब उन दोनों में जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव्स में और जुडिशरी में एक मतभेद जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया था। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा ब्रिटिशर्स ने? भाई तुम्हारा नहीं चलेगा, लेट्स लिमिट योर पावर। तो क्या किया उन्होंने? जुडिशरी की पावर्स को लिमिट कर दिया, सीमित कर दिया। वी विल नॉट अलाउ यू टू कंट्रोल, ओके, लेट द एग्जीक्यूटिव्स कंट्रोल। अब एग्जीक्यूटिव्स को, कार्यपालिका कंट्रोल करने दिया जाए चाहिए। अब हम आर्टिकल 50 में आज के टाइम में यही तो पढ़ते हैं, न्यायपालिका को कार्यपालिका से कैसे अलग। आर्टिकल 50 में यही है ना, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव्स। चलिए अब आप ये देखिए कि जितने भी राजस्व संबंधी मामले थे, रेवेन्यू कलेक्शन जो था वो सुप्रीम कोर्ट से ले लिया गया और सारा का सारा पावर जो है वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दे दिया गया। अब एक और स्ट्रक्चरल जो चेंज हुआ वो क्या है? नॉर्मली क्या होता है कि प्रांतीय कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहीं भी अगर आपको अपील करनी हो तो आप हाई कोर्ट में करते हैं और हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। नॉर्मली हायरार्की यही होती है। लेकिन उस वक्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम करने के लिए, देखो उन्होंने क्या चालाकी की कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसे चेंज किया कि सुप्रीम कोर्ट का अपील, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अपील जो सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट को ना जाकर, वो अपील ना करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल को करेगा अपील जो है। किस तरीके से उन्होंने स्ट्रक्चर पूरा बदल ही दिया। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी पावर्स को कैसे उन्होंने लिमिट किया। उसके बाद जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर थी, जितनी भी विधायी शक्तियाँ थी, वो सारी की सारी गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दे दी गई। आई बस समझ में? तो आपको इस एक्ट से क्या पता चलता है कि जुडिशरी की पावर्स को मिनिमाइज किया गया और एग्जीक्यूटिव्स की पावर को बढ़ा दिया गया। इसके बाद अब
नेक्स्ट जो एक्ट आता है वो है पिट्स इंडिया एक्ट। दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड वाज पिट्स द यंगर, तो उनके नाम पर ही ये एक्ट जो है वो है। पिट्स क्या चाहते थे, वो ये बताना चाहते थे कि बॉस कौन है भाई, और उन्होंने बड़ा डेंजरस एक्ट जो है ये जो है इन्होंने एक पास किया। इसमें क्या है कि कंपनी से जितने भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मैटर्स थे, जितने भी राजनीतिज्ञ और वाणिज्य जितने भी मामले थे, उन दोनों को अलग कर दिया, स्प्लिट कर दिया। पहले एक तरीके से संचालित हुआ करते थे, लेकिन अब इस अधिनियम के तहत उन्होंने इसे अलग अलग कर दिया। एक निदेशक मंडल जो था, इन्होंने क्या किया, इन पावर्स को स्प्लिट किया बीच में से। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को व्यापारिक मामलों में अधीक्षण जो है उसी की अनुमति दी गई, और राजनीतिक मामले थे, जो पॉलिटिकल मामले थे, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड, एक अलग तरीके का बोर्ड बनाया, नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको दिया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अपॉइंट करने वाले जो थे वो थे ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इनडायरेक्टली आप देख लीजिए कि सारी की सारी पावर किसके हाथ में है, ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो इसको हम क्या कह देंगे, डुअल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि दो गवर्नमेंट एक साथ चल रही थी। कमर्शियल डिसीजंस अलग दे रहे थे, कमर्शियल डिसीजंस जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ले रहे थे, पॉलिटिकल, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस जो हैं वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ले रहे थे। नियंत्रण बोर्ड को शक्ति थी कि वो सिर्फ नागरिक, सैन्य, राजस्व की जितनी भी अधीक्षण है, नियंत्रण करना है, सारी की सारी शक्ति किसके पास आ गई, अब ब्रिटिश सरकार के पास आ गई। कंपनी की पावर को जो है वो कम कर दिया इन्होंने, धीरे धीरे सत्ता जो है अपने हाथ में आ गई। 1781 में अभी आपने देखा ना कि कैसे पावर जो है ले ली, उनसे कमज़ोर कर दी वो कंपनी की पावर्स। और इसमें एक और महत्वपूर्ण काम हुआ। क्या हुआ कि कंपनी ने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि कंपनी के पास जो भी क्षेत्र था वो सारा का सारा ब्रिटिश पोजीशन है, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। समझो इसे। उस समय क्या होता था कि कंपनी का जो है पूरे भारत पर राज नहीं था, अलग अलग रियासतें थी जो स्वतंत्र भी थी, ठीक है। कुछ ऐसे राजा भी थे जिनका स्वतंत्र कुछ अस्तित्व था, लेकिन जिन क्षेत्र में कब्जा था कंपनी का, उन क्षेत्र को क्या कहते थे कि हाँ ये कंपनी के अधीन है, ये कंपनी का क्षेत्राधिकार है। लेकिन इस अधिनियम ने 1784 के एक्ट ने क्या कहा कि ब्रिटिश आधिपत्य है, ये ब्रिटिश पोजीशन है, ये आपका नहीं है भाई, ये हमारा है। और एक और चीज़ उन्होंने क्या कही कि कंपनी जो है वो पूरा नियंत्रण जो है वो सारा का सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में दे दे, ठीक है। और अब आप ये देखिए कि एक्चुअली हम ये समझते हैं कि 1857 के बाद ही क्राउन रूल आया, लेकिन धीरे धीरे करते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थोड़ी थोड़ी पावर्स करके कंपनी से लेनी शुरू कर दी थी। एक्चुअल पावर्स तो उन्होंने ले ही ली थी, और उनके ऊपर रेगुलेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। ये था पिट्स इंडिया एक्ट। अब आगे हम पढ़ते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट, चार्टर एक्ट 1833। इसके बीच में भी काफ़ी एक्ट्स हैं, लेकिन वो इतने कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब क्या हुआ, इस एक्ट में एक वर्ड यूज़ हुआ, सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। चलिए इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसमें चेंजेस क्या क्या हुए इस एक्ट में। चेंजेस हुआ था 1773 एक्ट में कि गवर्नर ऑफ बंगाल विल बी नाउ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल इंडिया बना दिया गया था। पहले 3 जोन्स थे पावर, द 3 जोन्स ऑफ पावर, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। इन तीनों की जो पावर्स थी वो ज़ीरो कर दी। द पावर्स वर टेकन अवे एंड गिवन टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हो गया भाई 1 मैन शो। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। पहले गवर्नर जनरल बंगाल के थे हेस्टिंग, और बेंटिक जो हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं।
अब आप ये देखिए स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ, और जितना भी नागरिक और सैन्य शक्ति जितनी भी थी वो सारी की सारी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। अब जितनी भी विधायिका, जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर्स थी, अनलिमिटेड अधिकार दे दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ठीक है, अब इस टाइम पर इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन नहीं है। सीएम जो है अपने, चीफ मिनिस्टर जो है अपने डिसीजंस ले सकते हैं। ऑल द स्टेट्स कैन बी गिवन हैव गिवन द डिफरेंट यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। लेकिन उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या चाहिए था? पावर। दे वांटेड टू कंट्रोल इंडिया। वो ये जो वर्चस्व है वो खोना नहीं चाहते थे। तो उस वक्त ये एक्ट जो है उन्होंने पास किया। अब सारी की सारी जो है, ये सारा का सारा केंद्रीकरण जो है ख़त्म हो गया। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 1773 से। सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई थी 1773 से, जब जो 3 जोन्स थे पावर के, 3 जोन्स कौन कौन से थे? मद्रास, मुंबई, बंगाल, वो सारे जो है स्टार्ट हो गए थे देने के लिए। और फाइनल सेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ था? गवर्नर जनरल एक बन गया था। ठीक है ना। आज उसके बाद हुआ क्या कि लॉज थे पहले, अब एक्ट्स होने लगे। भाई ये क्या हुआ? इसमें क्या है, पहले जो कानून बने थे उनको नियामक कानून कहा गया था। यानी नए कानून जिस तहत बनेंगे उनको हम कहेंगे एक्ट या अधिनियम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, ये 1833 का हम चार्टर एक्ट जो हम देख रहे हैं, इस अधिनियम से पहले जितने भी एक्ट हैं वो सारे के सारे रेगुलेटिंग एक्ट थे। ठीक है ना, नियंत्रण करने वाले। नियामक का मतलब क्या है? कि आप किसी के ऊपर नियंत्रण करते हो। तो इससे पहले नियामक थे, लेकिन 1833 के बाद जितने भी कानून पास होंगे इनको हम एक्ट बोलेंगे या अधिनियम बोलेंगे। प्रेजेंट टाइम में भी हम यही करते हैं ना, प्रेजेंट टाइम में भी हम यही बोलते हैं कि संसद जब भी कोई कानून पास करती है, भाई ये एक्ट पास हुआ, जैसे अभी पास हुआ सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, है ना, नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो अब जो है इसको हम क्या बोलेंगे? एक्ट्स। पहले हम इसको क्या बोलते थे? नियामक कानून। ठीक है, नियामक। चलिए, और इसके बाद क्या हुआ कि EIC को प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव कर दिया गया, मतलब शुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। जितने भी व्यापारिक काम थे, जितनी भी गतिविधियां थी, उन सब को ख़त्म कर दिया गया। यानी अब हम जो है प्रशासनिक काम संभालेंगे। और सबसे लास्ट में क्या हुआ कि इस एक्ट में सिविल सेवकों के चयन के लिए ओपन एग्जामिनेशन जो है वो शुरू की गई, आयोजन की शुरू का प्रयास किया, और कहा कि कंपनी में भारतीयों को भी, इंडियन शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट, भारतीयों को भी किसी पद पर, कोई कार्यालय, कोई रोजगार जो है वो हासिल करने दिया जाए। ठीक है, अब आप समझ के चार्टर एक्ट 1833 क्या है। आपको इसमें क्या याद रखना है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे फर्स्ट? दैट वो विलियम बेंटिक। ठीक है, ये था हमारा चार्टर एक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्राउन रूल जो स्टार्ट होता है, हम नेक्स्ट लेक्चर में वो देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।